अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उसको ज़ोरों शोर से जारी रखे हुए होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है जी कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी भी चीज़ की समझ बूझ पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से रखना। आपको पेपर में एक इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे उसके क्वेश्चंस लिखे होंगे और आपने उनके आंसर्स जो हैं, सूटेबल आंसर्स जो हैं, वो आपने अपने पैसेज के अंदर से फाइंड आउट करने हैं और उनको लिखना है। ये कम्प्रीहेंशन इस लेवल पर आपको एग्ज़ाम्स में आएगी। ये स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान तरीन सवाल माना जाता है, लेकिन अगर आपको पैसेज जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी पैसेजेस दिए गए हैं उसमें से कुछ पैसेजेस हैं जो सॉल्व्ड हैं और कुछ पैसेजेस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं। आपको जितने भी पैसेजेस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, इन्हीं पैसेजेस में से आपको एक जो है वो एग्ज़ाम्स में आएगा। लेकिन हम यहाँ से इसी बुक से डिफरेंट पैसेजेस को लेते हुए जो है वो हम समझेंगे कि कम्प्रीहेंशन क्या चीज़ है और आप लोग इसको एग्ज़ाम्स में किस तरीके से करोगे। इसमें हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट वन जो पैराग्राफ है उसको हम पढ़ेंगे। उसकी रीडिंग जो है वो मैं लूँगी ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं किस पैसेज की कम्प्रीहेंशन जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। फिर उन्हीं रूल्स को फॉलो अप करते हुए आपके जो बाकी कम्प्रीहेंशन के जो पैसेजेस हैं आप उनको कैरी ऑन करोगे, उनको सॉल्व करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे। लेकिन आपने सारे के सारे पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है जो सॉल्व्ड हैं और जो अनसॉल्व्ड हैं, क्योंकि पेपर में आपको इसी में से एक पैसेज आएगा। सो हमारे पास सबसे पहला पैसेज है। जब आप पढ़ने के लिए बैठे, इस लेक्चर को सुनने के लिए बैठे, तो काइंडली अपनी बुक जो है वो आप अपने साथ रख लीजिएगा ताकि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो आपको समझ में आती जाए। फिर हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ पर हम देखेंगे इनके आंसर्स को किस तरीके से लिखना है। इसमें आपने यही सीखना है, पैसेज को समझना और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखने का तरीका सीखना। जी, पैसेज नंबर 1 है हमारे पास। वन डे, एक दिन, अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री। एक भेड़िया था, उसको बहुत भूख महसूस हुई। ही वंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वो वंडर्ड का मतलब होता है आवारागर्दी करना, इधर उधर बिला मकसद फिरना। खुराक की तलाश में वो आवारागर्दी करता था। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल सका। एट लास्ट, आखिरकार, ही सा अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ पॉस्चर। पॉस्चर होता है चरागाह, जहाँ पे जानवर जो है वो चरते हैं। उसने जो है वो एक रेवड़ देखा भेड़ों का, जो कि घास चर रहा है चरागाह में। ग्रेजिंग घास चरना, पॉस्चर चरागाह, फ्लॉक ऑफ शीप भेड़ों का ग्रो। ही वांटेड टू ईट, वो खाना चाहता था। बट दे वर गार्डेड बाय अ हाउंड, लेकिन उसको एक शिकारी कुत्ता उनकी देखभाल करता था। हाउंड, शिकारी कुत्ता। द शेफर्ड्स सन, चरवाहे का बेटा, was also tending the flock vigilantly। चरवाहे का बेटा भी बहुत ध्यान से और चौकस चुकन्ना होकर उनकी हिफाजत करता था। The wolf found himself helpless। भेड़िए को अपना आप जो है वो बेयारो मददगार महसूस हुआ। At last, आखिरकार, he hit upon a plan। उसके दिमाग में एक मंसूबा आ गया। He hid himself, उसने खुद को छुपा लिया। In the skin of a sheep, एक भेड़ की खाल में। And safely went into the flock, और उस झुंड में घुस गया। The hound could not find out the wolf in disguise। अब जो शिकारी कुत्ता है वो वुल्फ को पहचान नहीं सका क्योंकि उसने भेष बदला हुआ था। डिस्गाइज मतलब भेष बदलना। He killed a sheep, उसने एक शीप को मार डाला। And ate it, और उसे खा गया। Without being caught, बिना पकड़े गए। In this way, इस तरीके से he ate up many sheep, उसने बहुत सारी भेड़ों को खा लिया। And their number began to fall every day, और उनकी तादाद कम होने लगी। The shepherd was greatly worried। शेफर्ड
चरवाहा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, वरीड परेशान होना, बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वह चोर को ढूंढ नहीं सका। सो स्टूडेंट्स, ये था पैसेज। अब हम देखते हैं इसके सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड द वुल्फ वंडर अबाउट? भेड़िया इधर उधर क्यों फिरता था? तो हमने इस पैसेज के अंदर ही पढ़ा था कि वो इसलिए इधर उधर फिरता है क्योंकि वो भूखा है और उसको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो अब इसी सवाल के जवाब को हम किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे? द वुल्फ पैसेज के अंदर ही हमें मिलेगा। ये देखिए पैसेज नंबर, इसमें लाइन नंबर 1 पर लिखा हुआ है, ही वंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। तो हम इसी फिक्रे को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे सवाल के मुताबिक। ही की जगह हम लगाएंगे वुल्फ। द वुल्फ, आंसर नंबर 1 है हमारे पास। The wolf wondered here and there in search of फूड। वो खाने की तलाश में इधर उधर फिरता था। अब देखिए इसका जवाब जो है वो हमें पैसेज के अंदर से ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट? क्या उसे कुछ खाने को मिला था? और इसी लाइन के साथ ही हमने पढ़ा था, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। नहीं, उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तो अब हम इसी सवाल को जवाब में किस तरीके से लिखेंगे? डिड यू फाइंड एनीथिंग टू ईट? तो सबसे पहले हम इसका जो आंसर है उसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, नो। नो के बाद लिखेंगे कॉमा, ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग to eat। नहीं, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 3 है, Why was the wolf helpless? भेड़िया बेयारो मददगार क्यों था? वो क्यों हेल्पलेस था? जी, उसने देखा था कि उसको एक फ्लॉक ऑफ शीप नजर आया था, लेकिन भेड़ें तो बहुत ज्यादा थी। अब इतनी सारी भेड़ों में से वो एक भेड़ को अगर खाने की कोशिश करता तो वहां पर शिकारी कुत्ता उस पर हमला कर देता। जो चरवाहे का बेटा जो उनकी हिफाजत कर रहा था वो भी उसके ऊपर झपट पड़ता। तो इसलिए जो भेड़िया था वो हेल्पलेस था। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? आंसर नंबर 3 है हमारे पास, the wolf was helpless। वुल्फ हेल्पलेस था as the flock was guarded by a hound। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये सेंटेंस मिला है, फिक्रे के अंदर से हमें इसका नॉलेज मिला और सेंटेंस को हमने खुद अरेंज किया। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी वाई वाला क्वेश्चन आपके पास आए, जिस एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस लास्ट में आपकी कंप्रीहेंशन में ऐसे आते हैं जिसमें वाई आता है, तो वाई वाले क्वेश्चंस को आप कभी भी एज या बिकॉज से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आप उस क्वेश्चन का जो हिस्सा है वहीं से शुरू करेंगे। जैसे सवाल था, वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस,
तो हम जवाब शुरू करेंगे द वुल्फ वॉज हेल्पलेस। इतना लिखने के बाद हम या तो एज लगाएंगे या फिर हम बिकॉज लगाएंगे। तो इसका जवाब भी देखिए, द वुल्फ वॉज हेल्पलेस एज द फ्लॉक वॉज गार्डेड बाय अ हाउंड। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लॉक। वो कैसे उस झुरमट में घुस गया, जो इतनी सारी भेड़ें थी उनके अंदर वो घुस गया। कैसे घुस गया, किसी ने उसे पहचाना नहीं कि ये तो भेड़िया है। तो इसका जवाब हमें पैसेज के अंदर से ही मिलता है। हमें याद है कि उसने क्या किया था, उसने खुद को शीप के लिबास में, उसकी स्किन में खुद को छुपा लिया था और एक भेड़ बन गया था। He put, जी आंसर नंबर 4 है हमारे पास, he put on the skin of a sheep and went into the flock unchecked। जी अब हम फिर से इस सवाल को और इसके जवाब को दोहराते हैं। हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लॉक, वो कैसे घुस गया था उसके अंदर। तो इसका जवाब हम देखते हैं, पैसेज के अंदर से ही मैंने इसको लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। जी पैसेज के अंदर लाइन नंबर है आपकी 5, इसके अंदर लिखा हुआ है he hid himself in the skin of a sheep। तो मैंने क्या लिखा है, he put on the skin of a sheep and safely went into the flock। ये बुक के ऊपर लिखा हुआ है और मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, and went into the flock unchecked। लेकिन जो लाइन मैंने अभी पढ़ी है वो भी आप एज इट इज इसका आंसर जो है वो लाइन नंबर 5 जो है वो लिख सकते हो। मैं उस लाइन को फिर से बोलती हूँ, he hid himself in the skin of a sheep and safely went into the flock। ये आंसर भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, why was the shepherd worried। क्यों परेशान था जी वो, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था मेरी भेड़ें कहाँ जा रही हैं। हर रोज एक भेड़ गायब होती जा रही है और चोर कहाँ पर है उसको नहीं मालूम। जी क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लिखते हैं, द शेफर्ड was worried। अब ये भी वाई वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम वो परेशान है हम ये लिखेंगे द शेफर्ड was worried, एज लिखेंगे या बिकॉज लिखेंगे, एज द नंबर ऑफ sheep began to fall every day। वो परेशान था क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ भेड़ों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। जी इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, इसका जवाब भी आपको पैसेज के अंदर से मिलेगा। ठीक है, आधा हिस्सा ये जो लिखा हुआ है द शेफर्ड वॉज वरीड, ये इतना हिस्सा तो आपको सवाल के अंदर से मिल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है व्हाई वाज द शेफर्ड वरीड, द शेफर्ड वॉज वरीड, एज या बिकॉज के बाद हमने लिखा है
द नंबर ऑफ शीप्स बिगेन टू फॉल एवरी डे। यही लाइन आपको मिलेगी स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड लास्ट लाइन में है। देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे। देयर की जगह शीप आ जाएगा, फ्लॉक ऑफ शीप आ जाएगा। फ्लॉक ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे। डिड ही फाइंड आउट द थीफ? क्या उसने चोर को फाइंड आउट कर लिया था? लास्ट लाइन पे हमने पढ़ा था बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीव। नहीं, वो चोर को नहीं ढूंढ सका था। तो इसका आंसर किस तरीके से हम लोग लिखेंगे? आंसर नंबर है 6 हमारे पास। नो ही डिड, तो हम डिड नॉट लिखेंगे। नो ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ। स्टूडेंट्स, कंप्रीहेंशन के हवाले से एक और चीज़ काफ़ी अहम मैं आप लोगों को बताती चलूं, और वो ये है कि आपने क्वेश्चंस जिस टेंस में लिखे गए हैं आपने उसी टेंस में उनके आंसर्स लिखने हैं। अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो आप प्रेजेंट टेंस में ही आंसर करोगे, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आप पास्ट टेंस में ही आंसर लिखोगे। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो पेपर करते हुए, इसकी प्रैक्टिस करते हुए, और अक्सर हमने देखा है एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो अगर प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है तो बच्चे उसका पास्ट में आंसर दे रहे हैं, और अगर क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस में है तो बच्चे उसका प्रेजेंट टेंस में आंसर दे रहे हैं। तो इस बात को लेकर काफ़ी केयरफुल रहिएगा। ये था हमारा कंप्रीहेंशन का लेक्चर, जिसमें उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इन पैसेजेस की जो है वो अब आप इनकी रीडिंग कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और इस सिलसिले में जो भी सवाल आपको पूछना हो आप बिला झिझक हम लोगों से रब्ता कीजिए, हम लोगों से पूछिए। और ये यकीनन एक बहुत ही आसान तरीन टॉपिक है जिसको आप बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो, और लेकिन ये आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को, इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर को, लिखने के तरीके को इतने अच्छे तरीके से इम्प्रूव करता है आपकी इंग्लिश को कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। इसलिए कंप्रीहेंशन बहुत आसान लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है आपकी इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, क्वेश्चन आंसर लिखने के हवाले से, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से कि इंग्लिश का पैसेज है, कि इंग्लिश की लाइन है, तो हम उसको किस तरीके से तब्दील करेंगे। तो जब भी आप कंप्रीहेंशन करें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।